स्थगित कर दी गई है। इस पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डाल लेते हैं नजर। बीजेपी ने एफएटीएफ रिपोर्ट पर गांधी परिवार पर साधा निशाना। अनुराग ठाकुर ने पूछा, क्या पैसे और पेंटिंग के बदले यूपीए सरकार में दिए जा रहे थे पद्म भूषण? कहा, विदेश जाकर देश को बदनाम करने पर क्षमा यात्रा निकाले राहुल गांधी। लंदन में दिए राहुल गांधी के बयान पर संसद में मचा घमासान। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। टेरर फंडिंग और अन्य आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और श्रीनगर समेत कई शहरों में संदिग्धों के घर दबिश। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में स्व आधारित राष्ट्र के नवोत्थान का संकल्प लेने का प्रस्ताव पारित। बैठक के आखिरी दिन आज सर कारवाह मीडिया से करेंगे बात। अमेरिका और ब्रिटेन देंगे ऑस्ट्रेलिया को वर्जीनिया क्लास की 3 पनडुब्बी। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों में अमेरिकी टेक्नोलॉजी और ब्रिटिश डिजाइन का है बेजोड़ मेल। एफआईएच प्रो लीग में भारत ने हासिल की तीसरी जीत। विश्व चैंपियन जर्मनी को 6-3 से दी मात। अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा भारत। हेडफोन लगा लीजिए। और लोकसभा की कार्यवाही आज भी शुरू होते ही हंगामा की भेंट चढ़ गई। राहुल गांधी के बयान पर मचे घमासान का असर यह हुआ कि स्पीकर ने दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। तो लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई है। और राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस जानकारी के साथ। राजेश, एक बार फिर हंगामा जारी है लोकसभा में, क्या कुछ वहां पर हुआ और किस तरह से अब उम्मीद की जा सकती है कि चले संसद की कार्यवाही? बेहद महत्वपूर्ण था शून्यकाल, जो अब एक बार फिर नहीं चल पाया। देखिए, लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे प्रश्नकाल चलाने की कोशिश ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने पूरे जोशो खरोश के साथ प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी के जो सांसद हैं वो लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग पर सदन के भीतर हंगामा खड़ा कर रहे थे। वहीं 11 बजे से पहले अगर बात करें तो विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं वो गांधी स्टेच्यू पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे ये स्पष्ट हो जा रहा था कि सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। टकराहट की स्थिति जो है साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी। 11 बजे से पहले 4 नंबर गेट जो संसद भवन का गेट होता है, जहां से तमाम मंत्री जो है वो अंदर जाते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों सांसदों ने आकर राहुल गांधी के बयान को लेकर भारी आपत्ति जताई और शोर शराबे की आशंका जो है वो दिख रही थी, क्योंकि सदन के बाहर जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस बात को लेकर उत्तेजित थे कि राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर देश का अपमान किया है, तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा था कि यह गूंज लोकसभा के भीतर भी सुनाई पड़ेगी और राज्यसभा के भीतर भी सुनाई पड़ेगी। भारी हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कभी विपक्ष के नेता उठकर अपनी बातें कह रहे हैं, कभी सत्ता पक्ष की तरफ से बातें कहने की कोशिश की जा रही है और लगातार सभापति समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से सदन में कामकाज जो है वो शुरू हो पाए, क्योंकि बजट सत्र के दूसरे हिस्से का जो पहला दिन था, सोमवार का दिन, वो हंगामे की भेंट चढ़ चुका है और अब आज दूसरा दिन है। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। राज्यसभा में लगातार मशक्कत जारी है। अब देखना होगा कि सभापति को इसमें कामयाबी मिल पाती है या फिर राज्यसभा भी हंगामे की भेंट चढ़ता है, यह देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल राजेश, तो यहाँ पर लोकसभा का जो प्रश्नकाल है वो नहीं चलने दिया गया और लगातार हंगामे की भेंट ये चढ़ गया। आज दूसरा दिन भी लोकसभा की जो कार्यवाही है वो 2 बजे तक स्थगित हो गई। लेकिन क्या लग रहा है राजेश, बेहद महत्वपूर्ण ये सत्र है। 11 बजे पहले कार्रवाई शुरू होने से पहले भी विपक्ष की ओर से आप जिस तरह से आपने कहा कि लगातार उनकी तरफ से भी बयानबाजी हुई, थोड़ा हंगामा हुआ और उसके बाद सदन में भी सत्ता पक्ष ने मांग उठाई कि जरूर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसको लेकर चौतरफा निंदा हो रही है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे कांग्रेस बैकफुट पर जरूर है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है? वो अपने नेता के बयान की जिम्मेदारी यहाँ पर ले रहे हैं कि नहीं? देखिए, राहुल गांधी लगातार जो है वो राहुल गांधी के बयान को लेकर कांग्रेस के जो सांसद हैं वो राहुल गांधी को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। वो राहुल गांधी की भाषणों पर किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज करने की स्थिति में नहीं है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने किसी भी तरह का कोई अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ऐसे में कांग्रेस की जो हठधर्मिता है वह सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में नेता विपक्ष भी हैं, उन्होंने बैठक बुलाई थी विपक्षी पार्टियों की। हालांकि उस बैठक में टीएमसी जो है वो नदारत रही है, टीएमसी उस बैठक से गायब थी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की ये कोशिश है कि चाहे वो अदानी के मामले में जेपीसी की मांग हो या फिर राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष की जो आक्रामकता है, उस आक्रामकता की धार को कुंद करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। लेकिन लोकसभा में चूंकि भारतीय जनता पार्टी राजेश राज, आपको इस वक्त रुकना चाहेंगे, सीधे रुक करेंगे राज्यसभा का, जहां इस वक्त जया बच्चन कुछ कह रही हैं। To a family that has a terrific DNA for creativity in film industry. Thank you for your kind words, sir. But मैं ये कहना चाहती हूँ, ये शुरुआत है और ये इसलिए है कि भारत देश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके खातिर विदेश के लोग आज हमारी जनता को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। द मार्केट ऑफ सिनेमा इज हियर, इट्स नॉट इन अमेरिका। थैंक यू। डॉक्टर अमर पटनायक। तो कल जो भारतीय फिल्म ने जो ऑस्कर अपने नाम किया है उसकी कुछ यहाँ पे संसद में भी सुनाई दे रही है। इस वक्त पूरा देश गौरवान्वित है और यहाँ पर जया बच्चन जो एक मशहूर अभिनेत्री हैं, उन्होंने ये भी कहा, रह चुकी हैं, उन्होंने कहा कि जो बाजार है फिल्मों का वो अब वेस्ट में नहीं है, वो अमेरिका में नहीं है और भारत में है। और इस जीत के साथ एक नया बाजार, एक नए दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं भारतीय फिल्मों के। और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनिए। मिस्टर राहुल गांधी एंड देयर पूरा ड्रामा कंपनी, दे फील दैट they are born here in India to rule, and this itself shows who is dictator. And they are talking about dictatorship. We are telling for two things. You have said that my mic will be switched off, which is a wrong thing, and it is a aspersion, throwing aspersion on speaker. Second thing, and he has invited the US and other countries to intervene in India's matter. These are the two grave concerns. That's why we are demanding and we will continue to demand the apology from Mr. Rahul Gandhi. और बीजेपी ने आज एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर सियासी हमला किया है। वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज भारत एक ओर जहां महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेश जाकर रोने का काम करते हैं और देश को अपमानित करते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सदन में राहुल गांधी की हाजिरी औसत से भी कम है। एक और चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। ये बात करते हैं पैगासस की, ये बात करते हैं बगिंग की। मैं इनको याद करवाना चाहता हूं, ये पैगासस कहीं और नहीं, आपके दिमाग में है। और अगर आपको अपनी सरकार की याद होगी तो उस समय के वित्त मंत्री स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की
आपकी अपनी ही सरकार में बगिंग करवाने तक के गंभीर आरोप आपके सामने लगे थे। और अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एटीएफ की रिपोर्ट कांग्रेस के भ्रष्टाचार का एक और मॉडल है। राहुल गांधी आए और देश से माफी मांगे। एफएटीएफ की रिपोर्ट कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मॉडल दुनिया भर में आज एक केस स्टडी के रूप में नहीं आ गया। एक के बाद दूसरा घोटाला हुआ, लेकिन अब इनके घोटाले के मॉडल भी केस स्टडी, टेरर फंडिंग वाली संस्थाएं जो इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना रिसर्च करती है, वो भी कांग्रेस और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के मॉडल पर केस स्टडी कर रही है। अरे आपके भ्रष्टाचार की चर्चा दुनिया भर में है और आप दुनिया भर के देशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हो। वापस आइए और देश से माफी मांगिए। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के राज में अल्पसंख्यक असुरक्षित थे। उन्होंने 84 के दंगों की याद दिलाई। 1984 में सिखों के साथ जो हुआ, जो कत्लेआम उनका हुआ, आपके ही पार्टी के जो नेता जो इसमें शामिल भी थे, वो आज भी आपकी पार्टी की बड़ी बैठकों में आते हैं। क्या कहना है आपका सिखों पर? अरे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद तो करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का काम किया, हेमकुंड साहब में रोपवे बनाया गया, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब एक बार ने 3 बार हवाई जहाज भेजकर सुरक्षित वापस लाने का सिख भाइयों को काम किया गया। असुरक्षित माइनॉरिटीज आपकी सरकार के समय थे। कांग्रेस की सरकार में जम्मू कश्मीर में पथराव होते थे और अब की सरकार में वहां स्वागत होता है, पर्यटन फल फूल रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। जम्मू कश्मीर की आप बात करते हो, आपकी सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय पथरावबाजी होती थी, कश्मीर को ज्यादा स्वायत्तता देने की बात होती थी, कश्मीर के हालात गंभीर होते थे। अरे मोदी जी की सरकार आने के बाद तो आप पत्थरबाजी की बजाय बर्फ के गोले चलाने का काम और खेलने का काम, खिलखिलाने का काम कर रहे थे। ये बदलाव है 2 सरकारों में। आपके समय पथराव था, हमारे समय स्वागत होता है, रिकॉर्ड टूरिज्म होता है। केंद्र ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने देश के सभी जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। सोमवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित की जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश के कुल 744 जिलों में से कर्मचारी राज्य बीमा योजना की सुविधा 609 जिलों में दी गई है। इससे 483 जिलों को इस बीमा का पूरा लाभ दिया गया है और 128 जिलों को इस योजना का आंशिक लाभ मिला है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों और औषधालयों के जरिए लाभार्थियों को उपचार की सुविधा देता है। टेरर फंडिंग और अन्य आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में आज एनआईए फिर से एक्शन में आ गई है। आज सुबह एनआईए की टीम ने जम्मू कश्मीर के तमाम शहरों में छापेमारी कार्रवाई शुरू की है। इस दौरान एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के प्रमुख और सदस्यों के घर पर दबिश दी गई है। उनके यहां तलाशी ली जा रही है। एनआईए का छापा कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, श्रीनगर में चल रहा है। तो भारत ने बहरीन में अंतर संसदीय संघ सभा में पाकिस्तान को जोरदार फटकार लगाई है। दरअसल यहां पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर से कश्मीर का जिक्र किया, जिस पर भारत ने राइट टू रिप्लाई के जरिए जवाब दिया और पाकिस्तान को आतंकवादियों का निर्यातक करार दिया। It is unfortunate that Pakistan has chosen once again to misuse this august platform by mentioning in their statement today about Jammu and Kashmir, which is an integral part of India. This mentioning is completely unacceptable. The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been and will always remain an integral
and inalienable part of India. No amount of rhetoric and propaganda from any country can override this fact. Pakistan has no locus standi to comment on India's affairs. बहरीन में अंतर संसदीय संघ की सभा में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहा है और रहेंगे। भारत के आंतरिक मामलों पर पाकिस्तान के पास टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। We have repeatedly called upon it to vacate the Indian territories under its illegal and forcible occupation with immediate effect. It is ironic that a country which is a known exporter of terrorists and responsible for inflicting countless cross-border terrorist activities and attacks in Jammu and Kashmir is claiming to champion the cause of human rights. In the end, I again reiterate on behalf of India that it is extremely unfortunate that Pakistan has again chosen to misuse this august platform by mentioning in their statement about Jammu and Kashmir. हरियाणा में पानीपत के समालखा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का आज अंतिम दिन है। बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव की जानकारी संघ की ओर से आज संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले देंगे। इससे पहले बैठक में स्व आधारित राष्ट्र के नवोत्थान का संकल्प लेने का प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अनेक शक्तियां निहित स्वार्थों और भेदों को उभार कर समाज में परस्पर अविश्वास, तंत्र के प्रति अनास्था और अराजकता पैदा करने हेतु नए नए षड्यंत्र रच रही हैं। प्रस्ताव में इनसे सचेत रहने के लिए कहा गया है। इससे पहले समालखा में आरएसएस की वार्षिक बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित करीब 1400 से अधिक संघ प्रतिनिधि पहुंचे हैं। बैठक में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। रविवार को सरसंघ चालक मोहन भागवत ने दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया था। जानकारी के अनुसार बैठक में संघ में बढ़ती महिलाओं की भूमिका, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड से 7,400 करोड़ रुपए के अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर 2010 में दायर केंद्र की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये याचिका कानून के तहत चलने योग्य नहीं है और इस मामले के तथ्यों में भी दम नहीं है। विकास सारथी हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, कितने दशकों से ये मामला चल रहा है और एक बार फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात आई है जब इस क्यूरेटिव पिटीशन को यहाँ पर खारिज किया गया है, क्या है इस पर और डिटेल्स, अगर थोड़े से और डिटेल्स दीजिए, पूरी जानकारी इस क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए इसमें जब 1984 में 1984 में जब ये दुर्घटना हुई थी उस वक्त एक मुआवजा तय किया गया था। पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि यूनियन कार्बाइड को डैमेजेस देने होंगे। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और तब सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद यूनियन कार्बाइड को आदेश दिया था कि वो पीड़ितों को मुआवजा दे। अब यहाँ पर कोर्ट का ये कहना है कि जब उस वक्त एक रकम तय कर दी गई थी तो इतने दशकों बाद दोबारा इस मामले में क्यूरेटिव याचिका दायर कर अतिरिक्त मुआवजे की मांग करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। दूसरी बात कोर्ट ने यहाँ पर संविधान पीठ ने ये भी कही कि अगर क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई के बाद इसको अलाउ किया जाता है, यानी एक फ्रेश हियरिंग दी जाती है, तो ये भी संभव है कि पीड़ितों को उससे नुकसान हो और यूनियन कार्बाइड जो पुराना मुआवजा उसको देने के लिए बाध्य किया गया था उसको लेकर के जो सारी बहस होगी तो ये भी हो सकता है कि ये विक्टिम्स के अगेंस्ट की जाए, विक्टिम्स को जितना पैसा मिला था उस पर भी इसका असर पड़ सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इतने दशकों बाद अब इस मामले को दोबारा खोलने से क्लेमेंट को ही नुकसान होगा, यानी पीड़ित संघ जो है उनको ही नुकसान होगा। और इसके अलावा कोर्ट ने एक बात यहाँ पर ये भी कही कि अभी 50 करोड़ रुपए का एक फंड आरबीआई के पास है। अगर सरकार ज्यादा मुआवजा देना चाहती है पीड़ितों को तो उस फंड से भी पैसा जारी किया जाए, लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन के आधार पर इस मामले की दोबारा नए सिरे से सुनवाई
ना तो लीगली अलाउड है, और दूसरी बात कोर्ट ने ये कहा कि इससे पीड़ितों को भी उल्टा इससे नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल विकास, लेकिन यहाँ पर अगर खारिज की जा गई है तो अब इसमें आगे का क्या है? क्या इस पूरे मामले को यहाँ पर ये मामला इसको खत्म समझा जाए, लेकिन या फिर अभी भी इसमें कोई और ऐसा पेच है जिसके चलते मुआवजे को लेकर अभी भी कुछ और इसमें आगे कार्रवाई हो सकती है या आगे कोई इसमें मांग हो सकती है? देखिए, इसको अब मानना चाहिए क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन एक आखिरी रास्ता होता है किसी भी मामले में जिसमें कोर्ट से किसी भी तरह के पुनर्विचार या दोबारा से सुनवाई की मांग की जाती है। इस मामले में रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुकी है, क्यूरेटिव अंतिम विकल्प होता है हर सुनवाई में, और इसमें भी संविधान पीठ ने सुनवाई की थी, तो ये विषय यहाँ पर खत्म हो, कानूनी नजरिए से देखें तो खत्म हो चुका है। अब इसमें दोबारा इसको रीओपन करने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल, तो अतिरिक्त मुआवजे की यहाँ पर मांग थी यूनियन कार्बाइड की तरफ से कि यूनियन कार्बाइड और भी ज्यादा अतिरिक्त मुआवजा दे भोपाल गैस त्रासदी की पीड़ितों को, लेकिन इस पूरे मामले पर संविधान बैठक की ओर से जहां से जो क्यूरेटिव पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया गया है कि अब जो भी है एक बार फिर इस पूरे मुद्दे को नहीं खोलना चाहिए। जो मुआवजा की जो रकम तय की गई थी उस पर वहीं पर बात खत्म होती है। और खबर में आगे बढ़े तो टेलीमेडिसिन भारत के हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ई संजीवनी पहल के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा लोग टेलीमेडिसिन का फायदा उठा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी अपने मन की बात कार्यक्रम में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। क्या है इसका भविष्य, और इस पर डीडी न्यूज से खास बात की मेदांता अस्पताल की इंटरनल मेडिसिन के चेयरमैन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने। देश में इस समय इन्फ्लुएंजा का केस बहुत देखा जा रहा है, खासतौर पे H3N2 का। किस तरीके से इस वायरस से बचा जाए, कितना संक्रामक है ये, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ हैं। सर, क्या इसके बारे में जो माना जाए कि काफी संक्रामक है, कैसे इससे बचाव किया? सो H3N2 एक सीजनल इन्फ्लुएंजा का वेरिएंट है जो हम मैं कहूँगा सेंचुरी से देख रहे हैं, 100 साल से तो ज़्यादा हो गए हैं जो हम इन्फ्लुएंजा देखते हैं। H1N1 था जिससे पैंडेमिक हुआ 2009 में, अब वो चेंज होके जो नया स्ट्रेन आ रहा है वो H3N2 का है। हर साल जब मौसम बदलता है तो इस सीज़न में हम देखते हैं कि केसेस बढ़ते हैं, और इस साल भी बढ़े हैं। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कोविड के जैसे था कि वो नया वायरस था जिसके अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी नहीं थी। इन्फ्लुएंजा इतना नया वायरस नहीं है, सो पॉपुलेशन में इम्यूनिटी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि इसमें एकदम हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ जाएंगी, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, या डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, या जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, क्योंकि उनमें ये वायरस से इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा सीवियर हो सकता है। और जो उनकी कोमॉर्बिडिटी है उसमें भी बदलाव आ सकता है कि आपकी ऑक्सीजन एकदम कम हो गई या शुगर एकदम बढ़ गई, तो उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जब भी उनको लक्षण हो, क्योंकि लक्षण इसके एक जैसे ही हैं, बुखार हुआ, ज़ुकाम, नज़ला, गले में खराश, खांसी, बॉडी एक्स, हेडेक, तो ये लक्षण कोविड में भी हो सकते हैं और इन वायरसेस में भी, रेस्पिरेटरी वायरसेस में भी हो सकते हैं और H3N2 में भी हो सकते हैं। पर अगर आपको ये लक्षण हो रहे हैं, तेज़ बुखार हो रहा है, तो आपको अपना टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि इसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स भी हैं। और जो लोग ठीक हैं और हाई रिस्क ग्रुप में हैं, उनको अपनी फ्लू की वैक्सीन भी लगा लेनी चाहिए। बचाव के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आपको फिर से वही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन के लिए है। तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं, हाई रिस्क ग्रुप में, भीड़ में ना जाएं। अगर जाना ही है बाहर तो मास्क ज़रूर लगाएं, हाथ अपने रेगुलरली धोएं, हाथ अपने चेहरे पे ज़्यादा ना लगाएं, और फिज़िकल डिस्टेंसिंग अगर रख सकते हैं तो वो रखें। तो ये देखा गया है कि इस दफ़ा जो वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं उसमें 2 चीज़ें जो हैं वो काफ़ी लंबे समय तक रह रही हैं। एक तो इरिटेटिंग स्पैज़मोटिक कफ जो हम कहते हैं कि काफ़ी देर तक खांसी रही, और दूसरा बॉडी एक्स, फटीग जो है, थकावट जो है। तो उसके लिए, खांसी के लिए अगर बहुत परसिस्ट करती हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह करो। कभी कभी कुछ दवाई लेनी पड़ती है। कुछ पेशेंट को हम देखते हैं कि एयरवेज, सांस की नाली ज़्यादा सेंसिटिव हो गई, कुछ दिनों के लिए कोई इन्हेलर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और अपनी खान पान ठीक करें, फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, फ्रेश फ्रूट लें, और थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। कैमरामैन राजेश के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, गुरुग्राम।
तो देश के कई राज्यों में सीजनल इन्फ्लुएंजा के मामले सामने आ रहे हैं और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ये मौसमी इन्फ्लुएंजा है और इससे घबराए नहीं और अपना जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसी को आप अमल में लाएं और सतर्कता बरतें। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि टेलीमेडिसिन जो है वो भारत का एक बड़ा जो हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा बदलाव ला रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय की जो ई संजीवनी पहल है इसके जरिए 10 करोड़ से ज्यादा लोग टेलीमेडिसिन का फायदा उठा चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया था। इसका भविष्य क्या है और इस पर खास बातचीत की अस्पताल के वेदांता अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन के चेयरमैन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से हमारे संवाददाता नितेंद्र ने। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन से अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सलाह लिया है और कितना इसका फ्यूचर है, कैसे ये ग्रामीण परिवेश में हेल्थ सेक्टर में बदलाव ला रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो चेयरपर्सन है इंटरनल मेडिसिन वेदांता हॉस्पिटल और पूर्व निदेशक एम्स। सर, कितना बदलाव ला रहा है हेल्थ सेक्टर में ई संजीवनी या टेलीमेडिसिन? ई संजीवनी जो टेलीमेडिसिन का एक हिस्सा है वो भारत के हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा बदलाव ला रहा है, क्योंकि इससे जो हम कहते हैं आउटरीच बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसके दो फायदे हुए हैं। एक फ़ायदा तो ये हुआ है कि जो रिमोट एरियाज़ हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ से भी लोग स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर पा रहे हैं और उससे उनको काफ़ी राहत मिल रही है। दूसरा फ़ायदा यह है कि लोगों को जो एक दफ़ा दिखा चुके हैं अपने फॉलोअप के लिए बार बार आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जैसे मान लो बिहार से लोग आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं या दूर जगह से आ रहे हैं, वो उनको यहाँ आके उनका रहने का, खाने का खर्चा, हॉस्पिटल के खर्चे के अलावा और कई चीज़ें का खर्चा बढ़ जाता था। अब वो फॉलोअप के लिए मान लो कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या शुगर का पेशेंट है, वो अपने कंसल्टेशन करके ई संजीवनी की मदद से टेली कंसल्टेशन करके अपनी दवाई वहीं पे एडजस्ट कर सकता है। तो टेलीमेडिसिन का फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो इससे कंसल्टेशन बढ़ेगा और नई नई टेक्नोलॉजी आएगी। हम आप देखते हैं कि कई टेक्नोलॉजी ऐसे आ गई जैसे वेरेबल डिवाइसेस हैं। कोविड के दौरान हमने देखा कि जो पेशेंट घर पे थे, जो होम आइसोलेशन पे थे, वो अपनी सैचुरेशन पल्स घर पे देख सकते थे और डॉक्टर को बता सकते थे। इसी तरह से कई और डिवाइसेस आ रही हैं जो मरीज़ अपने ऊपर डाल सकते हैं, अपना ईसीजी मॉनिटर कर सकते हैं और ईसीजी ट्रांसमिट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में ई संजीवनी के बारे में कहा है उससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि लोगों में और जागरूकता आएगी, लोगों में और अवेयरनेस बढ़ेगी, क्योंकि उसका रीच इतना ज़्यादा है कि जिन लोगों को पता भी नहीं है ई संजीवनी के बारे में, उनमें ये जिज्ञासा होगी कि हम देखें ये क्या है और उसको यूज़ करें, और लोग जो यूज़ कर रहे हैं उनको उस पर विश्वास ज़्यादा आएगा। तो मेरा ये मानना है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो फ्यूचर ई संजीवनी टेलीमेडिसिन का है और एक अध्ययन भी बताता है कि 24 किलोमीटर की दूरी के लोग अपने घर बैठे सलाह ले पाते हैं और उनका मंथ में 924 रुपया की बचत भी हुई है। तो एक तरफ से आर्थिक बचत भी, साथ साथ जो ट्रेवल इतना करना पड़ता था उससे भी राहत मिली है। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, गुरुग्राम। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डॉक्टर के लिखे पर्चे को अपलोड कर ऑनलाइन दवाएं खरीदने की मौजूदा व्यवस्था पर रोक लग सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ई फार्मेसी को लेकर कड़े नियम बनाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक ई फार्मेसी पर दवाओं की बिक्री को न्यूनतम करने के लिए नए तंत्र की स्थापना की जा सकती है। ई फार्मेसी को लेकर मौजूदा नियमों में जल्द बदलाव होगा। मौजूदा समय में दवा नियामक के पास कंपनियां पंजीकृत कर श्रेणी एच की दवाओं को डॉक्टर के पर्चे और बाकी अन्य दवाओं को बिना पर्ची के ऑनलाइन बेच सकती हैं। हालांकि उन दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक है जिसमें मादक पदार्थ के अंश मिले होते हैं। साथ ही कंपनियों को आईटी अधिनियम के नियमों का पालन करना होता है। इसके साथ ही विज्ञापन करने पर भी रोक है, लेकिन कंपनियां इन नियमों का उल्लंघन करती हैं। पिछले महीने ड्रग कंट्रोलर की तरफ से 20 नामी ऑनलाइन फार्मेसियों को नोटिस जारी किए गए थे। ऑनलाइन दवा कंपनियों का ये तर्क बेबुनियाद है कि विदेशों में ई फार्मेसी को मंजूरी है। किसी भी देश में ऐसा नहीं है, बल्कि ई प्रिस्क्रिप्शन होता है, जिसमें ऐसा तंत्र होता है कि डॉक्टर का पर्चा सीधे फार्मेसी के पास जाता है और वहां जाकर मरीज अपनी दवा एकत्र कर सकता है।
हमारे देश के मेडिकल स्टूडेंट्स को अच्छी और बेहतर शिक्षा देश में ही मिल सके, इसके लिए सरकार कई अहम कदम उठा रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्रालय की एक खास पहल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ कई बड़े चैरिटी और प्रोफेशनल अस्पतालों की बैठक हुई है, जिसमें मंत्रालय ने बड़े अस्पतालों से कहा है कि वे अपने अस्पतालों में मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज खोलें, ताकि देश में मेडिकल एजुकेशन को बेहतर बनाने और देश की छात्रों को पढ़ने के लिए देश के बाहर ना जाना पड़े और मेडिकल छात्रों को सस्ती और क्वालिटी शिक्षा मिल सके। बैठक में सहमति बनी कि कई चैरिटेबल अस्पताल मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। इन अस्पतालों में सत्य साईं बाबा अस्पताल, ब्रीच कैंडी अस्पताल, कोकिलाबेन, मां अमृतानंदमयी जैसे अस्पताल शामिल हैं। करीब 62 अस्पताल बैठक में आए थे। इनमें 10 से 12 अस्पतालों ने मेडिकल कॉलेज के लिए आवेदन किया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोच्चि के ब्रह्मपुरम अपशिष्ट डंपिंग यार्ड में लगी आग पर केरल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इस सिलसिले में उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि वो आग लगने की घटना पर एक रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को सुनिश्चित करने के लिए केरल की सरकार का समर्थन करेगी। दरअसल डंपिंग यार्ड में लगी आग से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी इसी महीने 2 तारीख को अचानक डंपिंग यार्ड में आग लग गई थी, जिसके बाद आग ने पूरे शहर को चपेट में ले लिया और चारों तरफ धुएं का गुब्बार फैल गया। घटना के बाद से मौके पर बचाव अभियान चल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही इस डंपिंग यार्ड में केरल के कानून और उद्योग मंत्री पी राजीव ने दौरा किया था और कहा था कि सरकार इस पर नियंत्रण के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। भारत 17 और 18 मार्च को वाराणसी में शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। वाराणसी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। इस बैठक के दौरान एससीओ सदस्य देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के विकास को लेकर संयुक्त पर्यटन कार्य योजना को अपनाया जाएगा। इससे पहले आज और कल दूसरी पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक होगी। इसमें 17 मार्च को होने वाली एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक में अपनाए जाने से पहले संयुक्त पर्यटन कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। दूसरी ईडब्ल्यूजी बैठक के दौरान चर्चा की जाने वाली संयुक्त कार्य योजना में विभिन्न विषय शामिल होंगे। इनमें एससीओ पर्यटन ब्रांड के प्रचार से संबंधित कार्य, पर्यटन में एससीओ सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, पर्यटन में सूचना और डिजिटल प्रौद्योगिकी को साझा करना, चिकित्सा व स्वास्थ्य पर्यटन में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार शामिल है। इस संयुक्त कार्य योजना को वाराणसी में 17 मार्च को एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक में अपनाया जाएगा। भारत ने 2023 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता प्राप्त की है। भारत की अध्यक्षता के एक हिस्से के तहत पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न पर्यटन ट्रैक गतिविधियों की योजना बनाई है। और ऑस्कर में भारत की उपलब्धि पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपनी और सदन की ओर से द एलिफेंट विस्पर्स और आरआर की टीम को बधाई दी है। सभापति ने कहा कि द एलिफेंट विस्पर्स के साथ जुड़ी हुई दोनों महिलाएं जानी मानी कलाकार हैं, आरआर के लेखक सांसद हैं और ये हमारे लिए खुशी की बात है। इसके साथ ही नेता विपक्ष ने भी द एलिफेंट विस्पर्स और आरआर की टीम को बधाई दी। The 95th Academy Award function at Los Angeles was a moment of glory for us. The Elephant Whisperers, Miss Kartiki Gonsalves' debut film, won the Best Documentary Short Film Oscar. And the song Natu Natu composed by Sri M.M. Kirwani with the lyrics by Sri Chandra Bose from Sri S.S. Rajmouli's film RRR won the Oscar Best Original Song.
द एलिफेंट विस्पर्स के 95 अकादमी पुरस्कारों में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर मिलने के बाद मधुमलाई में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। द एलिफेंट विस्पर्स फिल्म की शूटिंग मधुमलाई नेशनल पार्क में की गई थी। फिल्म एक अनाथ बेबी हाथी रघु और उसकी देखभाल करने वाले बोमन और बेली नाम के एक जोड़े के बीच प्यार के बंधन की वास्तविक कहानी पर आधारित है। लोगों का कहना है कि भारत के लिए ऑस्कर जीतना गौरव का क्षण है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह नेत्रहीन महिलाएं लोगों के जीवन में रंग भर रही हैं। ये महिलाएं चुलाला यानी एक कलरफुल झाड़ू तैयार कर रही हैं। एक ऐसी झाड़ू जिसे आपको दरवाजे के पीछे नहीं छुपाना पड़ेगा, बल्कि आप इसे घर में सजावटी वस्तु के तौर पर सजा सकते हैं। केरल फेडरेशन पोथनिकेट की महिलाओं के नेत्रहीन पुनर्वास केंद्र के लोगों को जीने की एक नई राह तब मिली जब लक्ष्मी मेनन यानी एक सामाजिक उद्यमी ने उन्हें चुलाला नामक कलात्मक झाड़ू। और सीधे रुक करेंगे इस वक्त सीधे अनुराग सिंह ठाकुर संसद में बोल रहे हैं। दैट इज द बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। और सर इसमें बड़ी बात यह है कि नाटू नाटू तेलुगु भाषा में गाया गया था, बहुत सारी भाषाओं में डब हुआ, लेकिन आज मैं कह सकता हूं 30 क्या आज दुनिया के करोड़ों दिलों के दिल में नाटू नाटू बज रहा है। तो भारत के संगीत की धुन आज दुनिया भर में हो रही है। सर तमिल भाषा में फिल्म बनी द एलिफेंट विस्परर्स। सर ये छोटी बात नहीं सर, छोटे बजट के साथ बनी, स्मॉल डॉक्यूमेंट्री थी, लेकिन आज उसको भी जो मुकाम हासिल हुआ है, मैं अपनी ओर से, क्योंकि ये जिम्मेदारी मोदी जी की सरकार में मिली है, हम कह सकते हैं सर हमने लगातार, जब टोरंटो फिल्म फेस्टिवल भी हुआ तब राजा मौली जी और उनकी पूरी टीम, उस समय सर हमने वर्ल्ड प्रीमियर वहाँ पे प्रीमियर करने का काम किया, मंच दिया भारतीय फिल्मों को आगे बढ़ाने के लिए। कान फिल्म फेस्टिवल में भी सर 75 ईयर जब भारत और फ्रांस ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज के मनाए, पहली बार सर किसी देश को कंट्री ऑफ ऑनर मिला, तो भारत को वो पिछले वर्ष हमें यहाँ पे होने का काम हुआ सर। सर एक के बाद दूसरा वो क्षेत्र है जहाँ पर भारत ने फिल्मों के क्षेत्र में अच्छा किया। सर बस 2 मिनट सर, मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा सर। अगर अभी सर पिछले साल सर सेंट्रल एशिया का डेलीगेशन आया था युवाओं का, सर मुझे कहते हुए इस पूरे सदन के सामने प्रसन्नता होती है। जब सर शाम को भोजन का समय था, उन्होंने कहा हम कुछ कल्चरल प्रोग्राम करना चाहते हैं। मुझे लगा अपने देश के गाने बजाएंगे सर, भारतीय फिल्मों की धुन और उनको गाने का काम उस सेंट्रल एशिया के सर युवाओं ने किया। और बात भी कब की, राज कपूर जी की फिल्मों के गाने गाए गए, मिथुन चक्रवर्ती का गाना जिम्मी 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 आजा आजा आजा, सर उस पर आज के युवा के डांस कर रहे हैं सर। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज अगर RRR ने जो किया है सर उसके पीछे जो स्टोरी लिखने वाले, पटकथा लिखने वाले इस सदन के सदस्य भी हैं। हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है विजेंद्र जी कि सर केवल स्टोरी नहीं लिखी सर, एक अच्छे व्यक्ति को चुनकर इस सदन का हिस्सा बनने का अवसर दिया, उसके लिए भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ आप सबकी ओर से। सभी को RRR द एलिफेंट विस्परर्स के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सर। सभा की कार्रवाई चल रही है और वहां पर भी जो भारतीय फिल्मों ने ऑस्कर में जो अपना परचम लहराया है उसकी गूंज साफ सुनाई दे रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कैसे जो वैश्विक मंच पर भारतीय फिल्मों की बढ़ती मौजूदगी है, जो उसका बढ़ता कद है, वो सब आज हम उसको महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से भारतीय गीत संगीत, भारतीय कलाकार, भारतीय फिल्में पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रही हैं। और आइए अपनी खबर पर वापस चलते हैं। आपको हम दिखा रहे थे कि किस तरह से नेत्रहीन महिलाएं लोगों के जीवन में रंग भर रही हैं। ये महिलाएं चुलाला यानी कि कलरफुल झाड़ू तैयार कर रही हैं, जो कि एक ऐसी झाड़ू है जिसको आपको अपने घर में छुपाना नहीं होगा, बल्कि आप इसे एक सजावटी वस्तु के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केरल फेडरेशन पोथनिकेट की महिलाओं के नेत्रहीन पुनर्वास केंद्र के लोगों को जीने की एक नई राह तब मिली जब लक्ष्मी मेनन यानी एक सामाजिक उद्यमी ने उन्हें चुलाला नामक कलात्मक झाड़ू की एक नई सोच के बारे में बताया। लक्ष्मी मेनन एक सामाजिक उद्यमी है जो प्योर लिविंग की संस्थापक भी हैं।
और लोगों के लिए एक स्थायी आजीविका खोजने की दिशा में काम करती हैं। लक्ष्मी अपनी उद्यमशील गतिविधियों के माध्यम से उन लोगों के लिए जीने का रास्ता बना रही हैं जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। बाढ़ से तबाह चेदमंगलम में कीचड़ से सने कपड़ों से चेकुटी पावा यानी खिलौने बनाने और दियों के लिए बत्ती बनाने के लिए बुजुर्ग महिलाओं को शामिल करने या फिर पीपीई किट उत्पादन और स्क्रैप से शैया बनाने तक विपत्तियों के बीच हौसला देने में लक्ष्मी के सामाजिक उद्यम और नवाचारों ने हजारों लोगों की मदद की है। अब लक्ष्मी का नया वेंचर चुलाला ब्रांडेड डिजाइनर झाड़ू बना रहा है। पोथनिकेट केरल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर वुमेन की लगभग 14 नेत्रहीन महिलाएं इस झाड़ू को बनाने में लगी हुई हैं। ये उनके लिए जीवन जीने का एक तरीका है। हमने दृष्टिबाधित लोगों की सीमाओं के साथ साथ क्षमताओं को देखते हुए इस तरह के काम की कल्पना की। यहाँ जो झाड़ू बनाई जाती हैं वह एक कारीगर झाड़ू है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चुलाला सिर्फ झाड़ू नहीं है। हमारी कोशिश है कि समाज में लोग सम्मान के साथ जिएं। हम डिजाइनर झाड़ू बना रहे हैं। ये झाड़ू आत्मनिर्भरता की परिचायक भी है और इस झाड़ू ने कई लोगों को रोजगार दिया है और उन्हें जीने का नजरिया भी दिया है। लक्ष्मी और अन्य नेत्रहीन बहनें इसमें रंग डालकर इसे और आकर्षक बनाती हैं। लक्ष्मी इस झाड़ू को चुलाला नाम देकर एक सजावटी वस्तु के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिसे अब आप दरवाजों के पीछे नहीं रखेंगे बल्कि घर में कलात्मक वस्तुओं की तरह सजाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जी हाँ, इंसान की क्रिएटिविटी, उसकी कल्पनाशीलता एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ में रंग भर सकती है, उसे एक नया रूप दे सकती है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस साई 20 एंगेजमेंट ग्रुप की पहली वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक असम के गुवाहाटी में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू के साथ शुरू हुई है। डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी भी इकोनॉमी के लिए ब्लू इकोनॉमी बेहद अहम भूमिका निभाती है। किसी भी इकोनॉमी के लिए ब्लू इकोनॉमी बहुत अहम भूमिका निभाता है। लगभग 8 डिपार्टमेंट है अर्थ साइंस के नीचे, इसमें होता है फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से होता है। इसमें क्लाइमेट चेंज भी इतना ही महत्व है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो UN का एडॉप्शन हुआ है, इसमें साई का भी भूमिका है। तो ब्लू इकोनॉमी का भी इसी तरह उसी में भाग है। तो इसीलिए ये पीस एंड बिट्स में अलग अलग तरीके से इसका ऑडिट हो रहा है। अभी गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी डेटा का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। AI टेक्नोलॉजी बेसिकली इतने सारे जो डेटा है, ह्यूज डेटा है, इसको एनालाइज करने में मदद करेगी। तो इसमें पॉलिसी मेकर्स को, एग्जीक्यूटिव को एक मदद हो सकता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा होता ही है, अथवा डेविएशन जहां होता है कुछ अननोन एरिया में, इसका भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सारे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा से इसके ये में ऑडिट में मदद रूप हो सकता है। उन्होंने कहा कि G20 समूह की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए गर्व की बात है। G20 का जो प्रेसिडेंटशिप भारत ने लिया हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत के शक्ति के प्रदर्शन करना या उसके साथ साथ किस प्रकार वैश्विक क्षेत्र में कोलैबोरेशन, कोऑपरेटिव एफर्ट्स लिया जा सकता है जिसमें ग्लोबल साउथ का वॉइस आए, साथ साथ जो इमर्जिंग और डेवलपिंग नेशन है इनका भी किस तरह इसमें इंक्लूसिव विकास हो, किस तरह टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग की इसमें प्रश्न आता है और इन्वेस्टमेंट का भी। गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा सतत विकास के लिए स्थायी जीवन शैली अपनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने जो ये कंसेप्ट दिए लाइफ, ये लाइफस्टाइल के ऊपर में, लाइफस्टाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर लाइफस्टाइल ना बदले लोगों का, तो जो कई दिक्कतें या चैलेंजेस आ रहा है पोल्यूशन का,
ग्रीन हाउस एमिशन, गैस एमिशन का, क्लाइमेट चेंज का, इसमें असर होना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर पूरे दुनिया के सिटीजन कुछ इसी तरह का लाइफस्टाइल अपनाएं तो सस्टेनेबिलिटी में बहुत असर करेगा। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए आयकर रिटर्न में आय कम दिखाने के 68,000 मामले ई सत्यापन के लिए चुने हैं। अब तक लगभग 35,000 मामलों में ई सत्यापन पूरा कर लिया गया है और बाकी के मामलों पर कार्रवाई जारी है। वर्ष 2021 में सरकार ने स्वैच्छिक कर अनुपालन की सुविधा के लिए ई सत्यापन योजना को अधिसूचित किया था। इस योजना का उद्देश्य करदाता के साथ ऐसी वित्तीय लेन देन की जानकारी को साझा करना है और सत्यापित करना है जो आयकर रिटर्न में या तो बताई नहीं गई या कम बताई गई प्रतीत होती है। ये योजना करदाताओं के लिए बेहद फायदेमंद है क्योंकि ये करदाता को साक्ष्य के साथ वित्तीय लेन देन की व्याख्या का अवसर प्रदान करती है। फ्रांस के नेतृत्व में 5 देशों का नौसैनिक अभ्यास कल हिंद महासागर में शुरू हो गया है। इस अभ्यास में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेना के जहाज फ्रांसीसी नौसेना के हेलीकॉप्टरों के बेड़े में शामिल हो गए हैं। ये नियम आधारित इंडो पैसिफिक के लिए साझा प्रतिबद्धता है। राजदूत इमानुएल लेनिन ने कहा कि ला पेरोस अभ्यास एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह अभ्यास भाग लेने वाले देशों को एक बहुराष्ट्रीय वातावरण में अपने परिचालन, सामरिक कौशल को सुधारने, एक दूसरे की समुद्री पद्धतियों को बेहतर ढंग से समझने और एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। द्विवार्षिक युद्धाभ्यास ला पेरोस का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समुद्री समन्वय को अधिकतम करना है। 2 दिवसीय युद्धाभ्यास समान विचारधारा वाली नौसेनाओं को निर्बाध समुद्री संचालनों के लिए योजना, समन्वय और सूचना साझा करने के बारे में नजदीकी संबंध विकसित करने का अवसर उपलब्ध कराता है। स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सहाद्री और फ्लीट टैंकर आईएनएस ज्योति युद्धाभ्यास के इस संस्करण में भाग ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना की भागीदारी मैत्रीपूर्ण नौसेनाओं के बीच उच्च स्तर के तालमेल, समन्वय और परस्पर संचालन के उच्च स्तरों तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में कानून आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। चीन ने 3 साल के प्रतिबंध के बाद 15 मार्च से विभिन्न श्रेणियों के वीजा जारी करने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की घोषणा की है। चीन ने बताया कि 15 मार्च से विदेशों के लिए वीजा की विभिन्न श्रेणियों को फिर से शुरू किया जाएगा। चीन के राष्ट्रीय प्रसारक चैनल ने विदेश मंत्रालय के वाणिज्य दूतावास मामलों के विभाग के हवाले से ये खबर दी है। ये घोषणा राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रीमियर ली कीयांग के नेतृत्व में नई चीनी नेतृत्व के सोमवार को वार्षिक संसदीय सत्र के समापन के बाद नए 5 साल के कार्यकाल की शुरुआत के रूप में हुई है। गौरतलब है कि देश में सख्त कोविड प्रतिबंधों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। गौरतलब है कि मार्च 2020 में कोविड महामारी चीनी शहरों और दुनिया भर में फैलने के बाद चीन ने सभी वीजा रद्द कर दिए थे। और विमेंस प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और गुजरात जॉयंट्स की टीम आमने सामने होगी। इस टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस का अब तक का सफर शानदार रहा है। मुंबई इंडियंस पहली ऐसी टीम है जिसने इस टूर्नामेंट में अभी तक सभी मैच जीते हैं। अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद मुंबई इंडियंस ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं जिसमें से उसे चारों में जीत हासिल हुई है। वहीं दूसरी ओर गुजरात जॉयंट्स को 4 मुकाबलों में से 3 में हार का सामना करना पड़ा है। गुजरात जॉयंट्स की टीम इस टूर्नामेंट में एक जीत के साथ अंक तालिका में चौथे पायदान पर काबिज है। ऐसे में आज के इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की कोशिश अपनी जीत के सिलसिले को कायम रखने की होगी। वहीं गुजरात जायंट्स इस मुकाबले को जीतकर अपनी स्थिति को मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। और राउरकेला में खेले जा रहे FIH प्रो लीग में भारत ने जीत का सिलसिला जारी रखते हुए विश्व चैंपियन जर्मनी को 6-3 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली
भारतीय टीम प्रो लीग में सर्वोच्च पायदान पर पहुंच गई है। भारत गोल औसत के आधार पर स्पेन से आगे है। बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम शुरू से ही आक्रामक रही। टीम के लिए अभिषेक और सेल्वम कार्टी ने 2-2 गोल दागे, जबकि एक अन्य गोल हरमनप्रीत ने किया। इस टूर्नामेंट में भारत की ये लगातार तीसरी जीत है। भारत ने इससे पहले अपने पिछले 2 मैच में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया को हराया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।